नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज का जो ये टॉपिक है वो सीबीएस बोर्ड के बच्चों के लिए है कि आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके जो भी डाउट होंगे 24 आवर्स के अंदर इसे सॉल्व करेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपके सारे डाउट मैं वहाँ पर क्लियर करूँगी। तो बच्चों चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पद परिचय स्टार्ट किया था, तो बताया था कि पद परिचय के लिए हमें क्या चाहिए। पद के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? आपके विकारी और अविकारी। अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा था। तो विकारी के जो 4 भाग होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? आज उन्हीं पद में से, क्या है? पद में से जो हिंदी ग्रामर का मुख्य पार्ट, जो इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो उसका पहला पार्ट जो है संज्ञा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा क्या है? लगता है कि संज्ञा बहुत इजी है, लेकिन ज्यादातर देखिए तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा गलतियां संज्ञा पहचानने में ही करते हैं। जो भी बच्चे देखिए, ये संज्ञा जो हम स्टार्ट होता है वो 2nd स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है, या फर्स्ट किसी स्कूल में आप 1st स्टैंडर्ड से भी संज्ञा का पढ़ते होंगे। तो संज्ञा क्या है? ये नेमिंग वर्ड जैसे बोल सकते हैं। संज्ञा क्या है? जो भी चीजें हमें आंख से दिख रही है, कोई भी वस्तु, आपके घर में कोई भी वस्तु, चाहे ये आपका पुस्तक हो, चाहे माउस हो, चाहे कोई भी वस्तु, जो भी हमारे आंख से जो भी चीजें दिख रही हैं, वो हर चीज का, हर एक वस्तु का एक न एक नाम होता है। ठीक है, तो संज्ञा क्या है? एक जगह से हम कह दिए तो क्या हो गया? संज्ञा क्या है? नाम है। नाम चाहे किसी भी चीज का हो, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, या किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का हो, या भाव का हो, आदि के नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम क्या है? व्यक्ति का नाम है। दिल्ली स्थान का नाम हो गया। ठीक है, फल हो गया। मिठास आपका भाव हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया? किसी भी चीज का नाम, चाहे वो आपका व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, क्या किसी की भी वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के आज का जो आधुनिक मान्यता है, आज के आधुनिक मान्यता के हिसाब से संज्ञा क्या है? 3 प्रकार के है आधुनिक मान्यता के हिसाब से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी संज्ञा आता है। उसमें भी बहुत डर लगता है क्या होगा और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आधुनिक मान्यता या उत्पत्ति या तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, तो क्या कहेंगे हम? 3 भेद है। ठीक है, आधुनिक मान्यता या उत्पत्ति, या फिर व्युत्पत्ति भी बोलते हैं, व्युत्पत्ति भी कहते हैं। तो उसके हिसाब से उत्पत्ति और तो व्युत्पत्ति भी बोलते हैं। तो उसके हिसाब से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन जो प्राचीन मान्यता है, प्राचीन जो पुराने पुस्तकों में हमने पढ़ के आए हैं, उसमें क्या लिखा गया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। उस समय हम पढ़ते थे कुल भेद कितने होते थे? संज्ञा के 5। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद या कुल संज्ञा के भेद कितने हैं, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संज्ञा के 5 भेद है। लेकिन अभी आधुनिक मान्यता और उत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो संज्ञा के 5 भेद जो होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है बच्चों, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब हो गया कि अगर ये 5 है तो अभी के जो 3 है तो उसमें कहाँ चले गए? ये 2 बाकी वाले कहाँ चले गए? तो ये जो समूहवाचक दिख रहा है और द्रव्यवाचक दिख रहा है, ये दोनों अब किसके अंदर चले गए हैं? जातिवाचक के अंदर सम्मिलित हो गए हैं। उसी के अंदर ही हम उसको काउंट करते हैं। वो संज्ञा अभी भी आती है, लेकिन हम उसे किस में डाल देते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंदर। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो आज के डेट में हम संज्ञा के भेद कितने पढ़ेंगे? 3। ठीक है, तो संज्ञा सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति, देखो अभी संज्ञा मतलब पहले हमने इस डेफिनेशन में क्या पढ़ा, किसी भी व्यक्ति का नाम, ठीक है, वस्तु का नाम, स्थान का नाम को कहते हैं। लेकिन व्यक्तिवाचक इंग्लिश में हम उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो विशेष व्यक्ति, अभी इसको समझने के सबसे आसान तरीका क्या है, जहां पे हम किसी एक आदमी के पास पहुंच पाते हैं, अगर उसको हम कह दिया जाए डायरेक्ट हम उस स्थान तक पहुंच जा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, या तो वस्तु का भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं है व्यक्ति का ही हो। अगर मैंने बोल दिया महानदी, ब्रह्मपुत्रा, तो ताजमहल, तो वो भी तो एक नाम है। लेकिन हम ताजमहल बोलेंगे तो क्या ताजमहल 2 4 5 है क्या? नहीं, ताजमहल बोलेंगे तो आप आगरा के ताजमहल में पहुंचेंगे, या तो होटल ताजमहल बोला जाए तो फिर आप मुंबई में पहुंचेंगे। तो जैसे अगर एक वस्तु की नाम बता दिया जाए और जहां आप पहुंच सकते हैं डायरेक्टली, आप उस जगह को रीच कर सकते हैं, वो सारे चीज किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। तो जाति मतलब पूरे समूह का बोध कराया जा रहा है। अगर मैंने कहा लड़का, तो भी लड़का कौन सा लड़का भाई, बहुत सारे लड़के हैं। लड़की बोला, लड़के बोले, देश बोला, शहर बोला, गांव बोला, तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम क्या उसमें पहुंच सकते हैं? लेकिन अगर मैंने वही नाम अगर किसी का बता दिया, सीमा, मीरा, राजू, मोहन, तो आप जरूर उस नाम को पहुंच सकते हैं, उस नाम को बता सकते हैं वो व्यक्ति है। ठीक है, वस्तु का नाम गीता, रामायण, पुस्तक का नाम, अगर मैंने कहा पुस्तक, पुस्तक, तो पहुंच जाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, और अगर मैंने कहा स्थान का नाम पूना है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने गांव, शहर अगर इस तरीके से बताया तो आप पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। शहर भी बहुत है, गांव भी बहुत है, देश भी बहुत है। लेकिन अगर मैंने बोला पूना, गुजरात, पटना, दिल्ली, तो आप जाहिर सी बात है आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ वस्तु के नाम में ये बस और मकान आ गया है। ये आपका यहाँ पर बस बोले तो कौन सा है यहाँ पर नहीं बता सकते हैं हम, और मकान भी बोले तो कौन सा मकान है यहाँ हम इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, और नदियों के नाम जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, इस तरीके से कितनी सारी नदियां हैं। लेकिन अगर मैंने कहा नदी, तो नदी तो बहुत सारी है ना, तो आप पहुंच जाएंगे कि किसी एक नदी के पास? नहीं, नदी तो बहुत सारी है। लेकिन अगर मैंने कह दिया गंगा, भैया तो गंगा तो एक ही है, गंगा, तो उस तरीके से आप क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुत आसानी तरीके से पहचान सकते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को जहां बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा कहाँ है, जिसको इंग्लिश में हम कॉमन नाउन कहते हैं। जिस शब्द से क्या हो, एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो जाता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पूरे संपूर्ण जाति, जैसे लड़का बोले तो संपूर्ण लड़के आ गए। ठीक है, लड़की बोला, ठीक है, नदी बोला, अध्यापक हुआ, बाजार हुआ, पहाड़ हुआ, पर्वत हुआ। और अगर मैंने हिमालय बोला तो हिमालय तो एक ही है, लेकिन अगर मैंने बोला पर्वत, तो पर्वत तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब जब एक होगा तो क्या होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा जहां पर हम एक पहुंच सकते हैं। और लेकिन अगर पर्वत बोले तो बहुत सारे, हम उसे नहीं बता सकते कौन सी पर्वत की बात की जा रही है। ठीक है, वैसे बच्चा, जानवर, खिड़की, इस प्रकार से जहां पे संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जैसे लड़का, मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम, नदी, मनुष्य, इस प्रकार से सारे एग्जाम है। मनुष्य भी बोले तो मनुष्य कितने सारे मनुष्य हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर अगर एक मनुष्य का नाम दे दिया जाए तो हम उस मनुष्य के पास पहुंच जाएंगे। पुस्तक बहुत सारे हैं, लेकिन अगर रामायण, महाभारत, गीता, कामायनी अगर नाम दे दिया जाए पुस्तक का, तो वो पुस्तक व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन अगर पुस्तक बोले तो पुस्तक बहुत सारी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आते हैं, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण या भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, देखिए भावों का भी नाम होता है, नाम व्यक्ति का होता है, वस्तु का होता है और स्थान का होता है। क्या भाव का नहीं होता है? मुझे बुढ़ापा, या फिर मिठास, गरीबी, आजादी, साहस, वीरता, बचपन, पशुता, तो जहां पर भाव का पता हो, भाव का नाम दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं, हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश में हम कहते हैं।
तो बच्चों उम्मीद है यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब संज्ञा का भी मैंने 2 पार्ट में बना रही हूँ वीडियो। तो दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनते हैं। सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, संज्ञा शब्दों से बनते हैं, और विशेषण शब्दों से बनते हैं, और क्रिया शब्दों से बनते हैं। तो और भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं, और उसके बाद से हम संज्ञा की पहचान कैसे करते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों, पद परिचय हो या पदबंध हो, इन सभी को जानने के लिए हमें ये बेसिक चीजें हैं, जो संज्ञा का सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कि क्या बहुत सारे एग्जाम हम देते हैं, और लेकिन एग्जाम में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। संज्ञा बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में और व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही हम कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ आया होगा तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आया है तो भी कमेंट कीजिए। कि जो पहले जो पुराने प्राचीन मान्यताएं थी, प्राचीन मान्यता के हिसाब से संज्ञा के 5 भेद हुआ करते थे। तो उसके अंदर समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी होते थे। तो लेकिन आज के जो आधुनिक मान्यता है, उसके हिसाब से ये दोनों को किसका भाग बता दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा के भेद बता दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हो गए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो आज हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। समूहवाचक क्या, जहां पे सब पूरे समूहों की बात की जाती हो। ठीक है, जैसे आप सेना की बात किए, तो सेना में एक आदमी होता है क्या? एक आदमी को हम सेना कहेंगे क्या? नहीं, जाहिर सी बात है, सेना के अंदर बहुत सारे होंगे, एक से तो ज्यादा ही होंगे, तो ही आर्मी बनती है। ठीक है, पुलिस में भी ज्यादातर लोग होंगे। फिर पुस्तकालय के अंदर भी बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। दल मतलब पूरे ग्रुप, समिति मतलब जो कमीशन, आयोग जो पढ़े होंगे आप लोगों ने हिंदी में, कमीशन गठन होता है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, आयोग वही कमीशन हो गया। और परिवार, इसमें जहां पर ज्यादा लोग होते हैं, ग्रुप में जब ज्यादातर लोग होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, या तो समुदाय कहते हैं, या और उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये पहले समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब किसके अंदर आएंगे बच्चों? ये अब आएगा जातिवाचक संज्ञा के अंदर। ये अभी आपको नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे संज्ञा से किसी तरल मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, ठोस मतलब सॉलिड, जैसे सोना हो गया ठोस, ठीक है, अधातु हो या दो धातु हो। धातु मतलब आपका जैसे ये हो गया, आपका धातु भी बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं ना जिसको, ठीक है, तो धातु हो गया। वैसे पदार्थ आदि वस्तु का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तांबा, पीतल, सोना, लोहा, ये सब के सब किस में आ जाएंगे? आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन बच्चों एक चीज और है, किस द्रव्यवाचक संज्ञा आप किसके अंदर आता है? जातिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। ये हमें याद रखना है, इसे हमें भूलना नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए कौन कौन सी चीजें, जैसे मैंने मिट्टी एग्जांपल दिया, मिट्टी भी तो हम नाम है ना, ये करते ही हैं, लेकिन ये सब किस में आ जाते हैं? आपके तरल, ठोस, धातु, पदार्थ के अंदर आ जाते हैं, जिससे अनाज जितने भी है, ठीक है, और जितने ये देखिए आपके दूध है और सोना है, ये सब के सब किस में आ जाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। लेकिन द्रव्यवाचक किसके अंदर आ गया है? अब जातिवाचक आ गया है, तो इसलिए हम अब ये क्या करेंगे, इसको जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा शब्दों को क्या करते हैं। हमें भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण संज्ञा शब्दों से करते हैं, या सर्वनाम शब्दों से भी करते हैं, विशेषण से भी करते हैं, और क्रिया के द्वारा भी होता है। तो एक एक करके हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है हमारा कि संज्ञा से भाववाचक शब्द बनते हैं। तो बच्चों एक यहाँ पर ट्रिक आप लोगों को देना चाहूंगी, ट्रिक बोलिए चाहे आप यहाँ देखते चले जाइए, कि जब किसी शब्द के अंत में प्रत्यय जब मैं सिखाऊंगी तब बताऊंगी कि देखिए प्रत्यय क्या लगता है। आप किसी भी शब्द के अंत में लगता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? किसी भी शब्द के अंत में अगर जुड़ता है कोई शब्द, तो वो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे पुरुष संज्ञा शब्द है, नारी संज्ञा शब्द है, बालक संज्ञा है, मित्र संज्ञा है, दास संज्ञा है, क्षत्रिय संज्ञा है, ठीक है, लेकिन उसमें हमने त्व प्रत्यय जोड़ दिया, ता प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये सारे क्या हो गए? आपके भाववाचक संज्ञा हो गए। तो संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है? पुरुष का पुरुषत्व, ठीक है, सामर्थ्य, पुरुषत्व, नारीत्व, बालकत्व, मित्रता, दासत्व। तो अब याद रखिए बच्चों, अब देखिए जब त्व प्रत्यय, ऐसे तो मैक्सिमम प्रत्यय अगर जुड़ा हुआ रहता है, तो सारे शब्द नहीं बात की जा रही हूँ, लेकिन
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया वाले शब्दों में अगर प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो प्रत्यय ज्यादातर वो क्या हो जाते हैं, भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाते हैं। या तो त्व है या तो ता शब्द है, ठीक है, त्व, ता, पन। ये थोड़ा सा 3-4 बात ध्यान में रखेंगे तो आपका इजी हो जाएगा। जैसे देखिए त्व, 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 ता, त्व, त्व, नारीत्व, छत्रित्व, दासत्व, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके भाववाचक संज्ञा में हो जाएंगे। ये बहुत इजी हो जाता है बच्चों, इस तरीके से अगर हमने कुछ ट्रिक याद रख लिया तो पहचानने के लिए भी बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट है सर्वनाम शब्द। अपना से क्या बन जाता है, अपनत्व, यहाँ पर भी त्व आ गया। देखिए निजत्व, सर्वस्व, सर्वस्वपन, ठीक है, अहम। अभी बोलेंगे ये सर्वनाम शब्द कहाँ होता है मैम, अहम मतलब होता है ना मेरे लिए बात करें, स्व मतलब भी मेरा, मम मतलब भी मेरा, ये सब हम संस्कृत शब्दों में भी इस्तेमाल करते हैं, मम, स्व, अहम, ठीक है, प्राया, पराया, सर्व, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, सर्वनाम, ये भी सारे सर्वनाम शब्द है। और इन सर्वनाम शब्दों को जब हम त्व जोड़ देते हैं, पन जोड़ देते हैं, त्व जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, किसमें बन जाता है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका संज्ञा से भाववाचक हो गया था, सर्वनाम हो गया। विशेषण से, अब विशेषण में ज्यादातर आपका आता है ता प्रत्यय। विशेषण वाले शब्दों में जैसे सुंदरता, वीरता, मिठास, निर्बलता, मधुरता, सफलता। अभी देखिए कुछ 1-2 शब्द है जो कि अलग है, नहीं तो मैक्सिमम ता वाले वर्ड यूज है, ता प्रत्यय यूज किया गया है। देखिए ता प्रत्यय यूज किया हुआ है, ठीक है। एक चातुर्य और एक मिठास में मीठा प्लस आस करके मिठास, तो ये सबके अंदर क्या है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, भाववाचक। ये भाव बता रहे हैं, जैसे सुंदर है तो ये विशेषण हो गया, वीर विशेषण हो गया, मीठा विशेषण हो गया, निर्बल विशेषण, मधुर विशेषण, सफल विशेषण, चतुर विशेषण। लेकिन चातुर्य एक भाव का बता दिया गया, बहुत चातुर्य है, ठीक है। सफलता एक भाव का नाम दे दिया गया है, मधुरता, निर्बलता, मिठास, वीरता, सुंदरता। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम इसे क्या करेंगे, एक क्रिया का रह गया है, क्रिया का देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम देखेंगे कैसे बनता है। अभी हंसना क्रिया है, जैसे हिंदी में मैंने पहले भी बताया था कि क्रिया का सबसे, या तो क्रिया अपने मूल रूप में जैसे कि हंस, लिख, ये अपना क्रिया का क्या है, मूल रूप है। मूल रूप मतलब होता है उत्पत्ति, बेउत्पत्ति। उत्पत्ति और बेउत्पत्ति मतलब होता है कि ये शब्द उत्पत्ति के हिसाब से ही ऐसे आए हुए हैं। मूल रूप, जैसे रूढ़ शब्द बोलते हैं, रूढ़ शब्द होता है, मूल शब्द होता है। ये सब मतलब जैसे हमने लिखा पेड़, अब पेड़ को अगर हमने अलग कर दिया तो इसका पे और प्लस अलग कर दिया तो इनके कुछ अर्थ मिलेंगे क्या, ये नहीं मिलेंगे। ये शब्द अपने मूल रूप में है, हंस अपने मूल रूप में है, लिख अपने मूल रूप में। मूल रूप को भी हम रूढ़ शब्द कहते हैं, बेउत्पत्ति शब्द भी कहते हैं। मतलब ये जो शब्द ओरिजिन हुए हैं, उत्पत्ति हुई है, तो ये ऐसे ही है। इसको हम टुकड़ा कर देंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हमने एक लिया विद्यालय, ठीक है बच्चों, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, विद्या प्लस आले लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं। तो ये हमारा मूल रूप होगा, रूढ़ रूप होगा। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, मूल शब्द नहीं बोलेंगे, इसको हम रूढ़ नहीं, यौगिक शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, यौगिक शब्द बोलेंगे इसको, ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो ये जो क्रिया है, क्रिया के अंदर अगर ये लिखना, हंसना, मिलान, कमाना बोलेंगे, मैम ये आप मेरे को क्या समझाएंगे, तो ये कभी कभी कुछ कनेक्टेड बातें रहती हैं, तो रिवाइज कर लेने में कोई बुराई नहीं है, रिवाइज कर लेना चाहिए। लेना देना, तो क्रिया के अंत में ज्यादातर मैंने क्या बताया था, हिंदी में क्रिया का सबसे प्रमुख लक्षण है पहचानने की, ना प्रत्यय लगा हुआ रहता है। अगर ना रहता है, या तो मूल रूप में होगा तो ना नहीं होगा। जैसे मैंने बोला, क्रिया अगर मूल रूप में होगी तो ना नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम क्रिया का प्रयोग करते हैं ज्यादातर वाक्यों के अंतर्गत, तो ना प्रत्यय उसमें अंदर जुड़ा भी रहता है, नहीं भी जुड़ा। जैसे मुझे खाना नहीं खाना, तो खाना भी क्या है एक, और उसका मूल रूप बोलेंगे तो खा होगा, और अगर प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा खाना हो जाएगा, इस प्रकार से। तो अभी क्रिया वाले शब्दों से भी हम क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे हंसना से हंसी एक भाव हो गया, ठीक है। लिखना, लेख एक लेख, जैसे बोलते हैं ना, लेख लिखा है क्या आपने कुछ, ठीक है। मिलान, काम से मेल, कमाना से कमाई, लेन देन से, लेना देना से लेन देन,
ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। और अब हम थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद ये हमारा संज्ञा का पार्ट खत्म हो गया। और अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ अभी बहुत कंफ्यूजिंग वाले कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास आ गए हैं और आप नहीं बता पा रहे हैं, तो जाए कमेंट बॉक्स में लिखिए और कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए, मैं जरूर आपका आंसर दूंगी। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए और बताइए कि ये क्या है और कौन सी संज्ञा है। तो देखिए, अभी रामायण आ गया, रामायण में श्री राम जी की कहानी है, तो अभी रामायण और श्री राम जी क्या होंगे, कौन सी संज्ञा होगा, बताइए आप लोग फटाफट। व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि आप वहां तक पहुंच आएंगे ना, एक ही है ना, राम जी के बारे में एक ही में हम पढ़ते हैं, ठीक है, और रामायण भी एक ही पुस्तक है, तो इसलिए हम यहाँ क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। रमेश और कोलकाता भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। कोलकाता 2 4 10 तो नहीं है, अगर शहर होता, अगर यहाँ पर हम शहर बोलते और ये रमेश की जगह लड़का बोलते, तो ये किस में आ जाता, जातिवाचक में आ जाता। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति का नाम दिया जा रहा है, तो रमेश और कोलकाता दोनों भी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लंका और रावण, रावण भी एक ही है और लंका भी एक ही है, तो लंका और रावण किस में आ गया, यहाँ पर व्यक्तिवाचक में। अब देखिए यहाँ पर मैंने बच्चों, यहाँ राजा भी आपका जातिवाचक में आ जाएगा, लेकिन देश में रावणों की कमी नहीं है। अगर इस तरह का वाक्य आए, बच्चे बोलेंगे मैम आपने तो यहाँ बोला रावण व्यक्तिवाचक में और यहाँ पर रावण किस में आ जाएगा, जातिवाचक में, तो क्यों आएगा ये? आप तो बोलेंगे ना मैम आप कैसे पढ़ा रही हैं, आप तो दोनों हमें कंफ्यूज कर रही हैं। लेकिन जब लंका की राजा की बात की जा रही है, तो रावण वो एक ही है, लंका का राजा, लेकिन देश में रावणों की कमी नहीं है, मतलब एक रावण नहीं, कई सारे रावणों की बात की जा रही है, उसके गुण की बात की जा रही है कि रावण जैसा जो स्वभाव है वो देश में रावणों की कमी नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। और देश भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए उठाया है कि बहुत ज्यादातर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं और गलतियां करते हैं, और पद परिचय में तो अक्सर करते हैं विशेषणों की कमी नहीं है, और विशेषण जब एक की बात, देखो मैंने पहले ही बताया था, व्यक्तिवाचक में एक की बात की जाती है, लेकिन जातिवाचक में पूरे समूह की बात की जाती है, ग्रुप की बात की जाती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, जातिवाचक हो जाता है। जैसे ये पुस्तक क्या है, आपका पूरा ग्रुप बात की जा रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। फिर शेर दहाड़ता है, तो शेर में क्या हो जाएगा, अभी बताओ मुझे, व्यक्तिवाचक होगा या क्या होगा? तो शेर बोलेंगे तो ये पूरे ग्रुप के भी जा रहा है ना, शेर मतलब कोई भी शेर हो सकता है, तो यहाँ पे जातिवाचक। अभी अगर जैसे ज्यादातर आजकल हम लोग पेट रखते हैं घर पे, कुत्ता वगैरह रखते हैं, उसका नाम दे देते हैं, तो अगर कुत्ता जानवर किसी का नाम रख रहे हैं, बिल्ली रख रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। लेकिन अगर हमने उसका कुछ नाम दे दिया, टॉमी जेरी कुछ नाम दे दिया, तो वो नाम किस में आ जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। अब ईमानदारी क्या है, यहाँ पर ईमानदार भाव विशेषण है और ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अब मुझे लग रहा है बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे। अभी घर घर में सीता रहती है और राम की पत्नी का नाम सीता है, तो क्या होगा, दोनों वाक्यों में क्या अंतर है बताइए? घर घर मतलब प्रत्येक घर में सीता रहती है, तो प्रत्येक घर में सीता रहती है मतलब एक से अधिक घर में सीता रहती है, तो वो सीता क्या, किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर जातिवाचक की बात की जा रही है। ठीक है, अभी ऐसे वाक्य मैंने उठाया ही है ताकि आपका सारा कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाए। लेकिन अगर राम की पत्नी सीता की बात की जाए, तो वहां पर सीता क्या हो जाएगा, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा बच्चों। फिर समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। अब आप लोग बताइए, अभी ये क्या करते हैं, समाज में विभीषणों की कमी नहीं है और विभीषण को लंका का भेदी कहते हैं। ये दो वाक्य मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा, आप कमेंट में लिखिए कि ये दोनों भी वाक्य 9 नंबर और 10 नंबर कि 9 नंबर और 10 नंबर में इसका आंसर क्या होगा, ये विभीषण क्या होगा, और यहाँ नीचे वाला जो विभीषण है वो किस में आएगा। ये दोनों का मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप इसका आंसर दीजिए। अगर आपने पार्ट को अच्छे से समझा है तो जरूर आंसर देंगे और कमेंट करेंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है ये पूरा पार्ट। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।